फ्रेंड्स, आई एम निन्या वाशनी फ्रॉम एडीमैट और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 ऑन इक्वालिटी। अब हम सब 6 स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं कि इक्वालिटी क्या होती है। बेसिकली इक्वालिटी वो है जब हम सबको एक समान ट्रीट करते हैं, मतलब हमारे सामने कोई प्रेसिडेंट भी या फिर कोई पुअर पर्सन भी हमारे सामने इक्वल ही होता है, उसे हम इक्वालिटी कहते हैं। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी में, जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें इंडिया में इक्वालिटी कैसे, मतलब इंडिया में लोग इक्वालिटी में कैसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, इक्वली कैसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले है कि कोई भी अगर 18+ एज का है, चाहे वो कोई पुअर ही हो या फिर कोई रिच ही हो, अगर वो 18+ है तो फिर उसे पूरा राइट है कि वो वोट कर सके। मतलब अगर कोई भी पर्सन है 18+ का, इंडिया में उसे पूरा राइट है कि वो अपना वोट दे सके। अगर वो इंडियन है 18+ है तो उसे पूरा राइट है कि वो अपना वोट दे सके। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब इंडिया के सारे 18+ अडल्ट जो होते हैं, अडल्ट 18+ अडल्ट जो होते हैं, सारे अडल्ट को राइट होता है कि वो वोट कर सकें, और इसे हम कहते हैं यूएएफ या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। उसके बाद आता है कि जो इक्वालिटी है वो हमेशा से नहीं होती आ रही थी। पहले तो बहुत कास्ट सिस्टम होता था, तो कास्ट सिस्टम के टाइम पे हम अनइक्वल ट्रीट करते थे। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत अनइक्वल ट्रीट किया था। तो एक वैसा एग्जाम्पल है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अब ये ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे? उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद से लिखी थी। तो उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूटन, उसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे कोई दलित्स को उस टाइम पे, हमारे पुराने जमाने में दलित्स को कैसे अनइक्वली ट्रीट करते थे। मतलब कोई भी अगर दलित है, मान लीजिए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद थे, जैसे बी आर अम्बेडकर भी दलित थे, तो जो दलित थे उनको बहुत ही अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, क्योंकि दलित का मीनिंग ये था उस टाइम पे ब्रोकन। दलित मतलब ब्रोकन, जो पूरी सोसाइटी से अलग होते हैं, कि पूरी सोसाइटी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सारी सोसाइटी के बाकी सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, पर दलित जो है उनको नहीं भेजा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो दलित कास्ट के हैं। तो वैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल तो जाते थे, पर स्कूल में वो पढ़ते नहीं थे। उनको स्कूल में उनसे ग्राउंड साफ करवाते थे, उनसे स्कूल की सफाई वफाई करवाते थे। क्यों? क्योंकि वो दलित थे। तो ऐसे ही एक दिन जब उनसे साफ सफाई करवाए तो उनके पूरे फेस पे डस्ट ही डस्ट हो गई थी, एकदम वाला से पूरा ग्राउंड साफ करने, वो थक गए थे पूरी तरह से। तो वो जब कर ही रहे थे तो पास में से उनके फादर भी जा रहे थे। तो उनके जो फादर जा रहे थे उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने सन को पढ़ने के लिए भेजता हूँ, वो यहाँ पे सफाई कर रहा है। तो फिर जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने उनके मास्टर से कहा, जो उनके टीचर होते हैं उनसे कहा कि यहाँ पे वो पढ़ने आता है, मैं आप एक टीचर इसीलिए आपको छोड़ रहा हूँ, वरना वो यहाँ पे पढ़ने आता है, वो यहाँ पे पढ़ेगा, यहीं पे पढ़ेगा वो, और अकेला वो नहीं, उसके बाद और भी लोग आके पढ़ेंगे। तो ये उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर ने कहा कि आप किसी को ऐसा इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। अब अंसारी जो होते हैं, जो अंसारी सरनेम होता है, वो मुस्लिम जो मुस्लिम रिलीजन के होते हैं उनका होता है। तो ये जो मुस्लिम रिलीजन के लोग होते हैं, उनको बेसिकली जो इंडियन जो हिंदूज होते हैं, वो मतलब कई बार उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम्स होते हैं वो मोस्टली थोड़ा सा एनिमल्स को फीड करते हैं। ओके, तो जो मतलब अंसारीज थे, वो जो थे हमारे, जो एक घर ढूंढ रहे थे रहने के लिए, उनके पास काफी मनी था, उनको एक घर चाहिए था रेंट पे। तो वो अलग अलग जगह पे जा रहे थे, लैंडलॉर्ड भी था उनके साथ, एक जो उनको घर दिखा रहा था कि ये यहाँ पे घर है, यहाँ पे आप रह सकते हो। तो अलग अलग जगह पे वो जब जा रहे थे तो जो ओनर्स थे उन घरों के, वो उन्हें ये देते थे, अच्छा कोई रिच आया तो हम उसे घर दे देंगे। पर जब उन्हें ये पता चलता था कि वो अंसारीज हैं, तो अंसारी सोच के वो उन्हें मना कर देते कि नहीं, हमारे आसपास तो थोड़े से हिंदू लोग रहते हैं, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर वो कुछ ना कुछ बहाना मार के उन्हें वहां से दे देते कि नहीं, यहाँ पे आपको घर नहीं मिल सकता। तो अब जो अंसारी थे वो कंफ्यूज थे कि अब वो क्या करें, उन्हें तो घर चाहिए, उनके लिए तो अर्जेंट है। तो जब भी उनको लगता था कि वो घर कैसे लें, तो फिर जो लैंडलॉर्ड थे जो उनके साथ थे, उन्होंने उसे रिकमेंड, अलग जो लैंडलॉर्ड ने उन्हें रिकमेंड किया कि आप अपना सरनेम चेंज कर लो। तो अब वो सोचे सरनेम क्यों चेंज करें हम अंसारीज है, हमारे लिए अंसारीज, हमारी भी डिग्निटी होती है। डिग्निटी क्या होती है? अब जब अंसारी को कहा उस लैंडलॉर्ड ने कि आप अपना सरनेम चेंज कर लो, तो फिर जो अंसारी से उनको लगा कि इससे उनकी डिग्निटी हर्ट होगी, इससे उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए उनकी डिग्निटी जब हर्ट हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अपना सरनेम चेंज नहीं करेंगे। और फिर जब उन्होंने और बहुत सोचा तो फिर उनको कोई और मुश्किल से घर मिल गया। तो फिर इससे वो बहुत अपसेट थे कि इंडिया जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पे भी लोगों का अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। अब डिग्निटी क्या होती है? जब हम किसी को इक्वली ट्रीट करने की सोचते हैं,
जब हम सबको एक समान मान रहे हैं तो मतलब हम उसकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी मान लो एक रिच है और एक पुअर है, तो मैं रिच और पुअर दोनों को इक्वली ही ट्रीट करूँ, ठीक है। तो जब मैं रिच और पुअर को इक्वली ट्रीट करती हूँ तो उससे हम कहते हैं डिग्निटी, कि मतलब मैंने उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा। अब जो लैंडलॉर्ड था वो अंसारी को उनका सरनेम चेंज करने के लिए कह रहा था। सरनेम मतलब जो उनका लास्ट नेम होता है, जिससे उनको जैसे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, तो अंसारी जिससे वो उनको रिफ्लेक्ट होता है कि वो कौन सी मतलब कौन सी रिलीजन कौन सी कास्ट के हैं, उसको कहते हैं कि अपनी कास्ट ही चेंज कर लो। क्यों? वो क्यों करें, उनकी डिग्निटी हर्ट होती है ऐसे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो डिग्निटी मतलब हम जब किसी को उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, वो उसे कुछ करते हैं फिर उसके साथ इक्वली ट्रीट करते हैं। अब जैसे कभी कभी होता है कि हम जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, उनके साथ उनके स्कूल में उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जा रहा था, कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ध्यान नहीं रखता था। जो मास्टर्स है जो टीचर्स है वो तो ये समझते थे कि तुम दलित हो तो तुम हमारे जो स्कूल है उसकी साफ सफाई का ध्यान रखो। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की डिग्निटी हर्ट की गई थी, ये मिस्टर मिसेस अंसारी की डिग्निटी हर्ट की गई थी। पर गवर्नमेंट जो थी उसको इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की डिग्निटी हर्ट होगी, तो फिर डेमोक्रेसी का फायदा ही क्या। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम 2001 में मिड डे मील स्टार्ट की। अब ये मिड डे मील क्या होता है, सिर्फ वर्ड ब्रेक करते हैं। मिड, मिड मतलब बीच में, डे मतलब डे के बीच में, दिन के बीच में, मील तो दिन के बीच में, मील मतलब जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं 11:30 12 के बीच में, जो मिड डे मील होती है वो स्कीम उन्होंने स्टार्ट करी। अब मिड डे मील स्कीम में क्या होता था, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आते थे लोग, जो स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने, उनको फ्री फूड प्रोवाइड करने किया जाने लगा। मतलब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफी गवर्नमेंट स्कूल में तो पूरे लोग आते हैं, पोस्ट स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, तो जो आ रहे थे ताकि उनकी फैमिली पे ये लोड ना हो कि हमें तो मतलब बाकी खर्चे भी करने हैं, टैक्सेस भी पे करने होते हैं, फिर उनको अपने घर के बाकी भी काम होते हैं कि वो अपनी हेल्थ का देखेंगे, फिर अपने खाने का देखेंगे, शेल्टर का देखेंगे, फिर बाद में आती है उनके लिए एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। तो ताकि उनके उनके मन में एक एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंस बनी रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील स्टार्ट करी। अब मिड डे मील में क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको फ्री फूड देने लगे। तो जो पेरेंट्स होने लगे कि अच्छा ठीक है इसको स्कूल भेज देते हैं, एक पर्सन का खाना भी बचेगा। तो जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं भी आते थे, जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं भी आते थे वो भी आने लग गए। तो क्या हुआ, उसमें एडमिशन्स बढ़ गए। और जो आधे जो उनके जिनका नाम लिखा हुआ था पर जिनको उनके पेरेंट्स की कभी चलो खेत में काम करो, तो जिन कामों के लिए उन्हें रोक लेते थे, वो कहते थे कि जब वहाँ पे स्कूल में अभी पढ़ रहे होंगे पढ़ो, उनके साथ फिर जब खाना मिलेगा तो वो भी खा लेना। तो अटेंडेंस बढ़ने लगी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हो रही थी। जो दलित थे उनको लोग एम्प्लॉय नहीं करते थे, कि तुम तो दलित हो, तुम तो सोसाइटी से टूटे हुए हो। तो उनको अब एम्प्लॉय करने के लिए उन्होंने दलित वुमेन जो थी उनको मतलब कुक करने के लिए बुलाया। तो जो दलित वुमेन है वो यहाँ पे कुक करेंगी, वो खाना बनाएंगी, फिर गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो खाना खाएंगे। तो एक साइड में एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है और दूसरी साइड में इक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है। तो इससे मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई थी। फिर एक और एग्जांपल है कि डिग्निटी हर्ट कैसे हुई थी, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। सिविल राइट एक्ट में क्या हुआ था, एक अफ्रीकन अमेरिकन से बताते हैं कि जो अमेरिकन थे वो जब अफ्रीका से कुछ स्लेव्स लेके आए थे। स्लेव्स मतलब जो उनके जो मतलब दास जो होते थे, उनको जब लेके आए थे अमेरिका में, तो जो अमेरिका के लोग थे, तो उन अमेरिका के लोगों ने क्या किया कि ये तो स्लेव्स हैं तो इनको हम स्लेव्स की तरह मानेंगे। तो बहुत मतलब सालों 19 से लेके तब से लेके आज तक उनको मतलब तब से लेके पहले तक उनको एक स्लेव की तरह माना जाता था। तो अब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको लगा कि हम तो स्लेव की तरह रहेंगे, तो फिर तो हमारी जनरेशन भी ये कहेंगी कि हमारे वो पूरा चीज स्लेव ही बने रहे। तो ताकि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी डिग्निटी बनी रहे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो स्लेव था मतलब जो उनके मतलब जो उनको अनइक्वली ट्रीट करते थे, उसके लिए उन्होंने काम किया। काम तो नहीं, क्या किया, अब जैसे जो अनइक्वली ट्रीट होते थे तो उनके लिए बस स्टॉप अलग थे, उनको एजुकेशन के लिए मना करते थे कि तुम स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके उन्हें अनइक्वली ट्रीट करते थे। पर जो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी रोजा पार्क्स, अब ये जो रोजा पार्क्स थी वो एक दिन अपने वर्क से थक के आ रही थी, मतलब वो कहीं पे जॉब करती थी। तो आते हुए एक अमेरिकन मैन आया, उसने बोला कि हटो यहाँ से, मुझे यहाँ पे बैठना है। तो वो रोजा पार्क्स ने कहा कि मैं क्यों हटूं, मैं थक के आई हुई हूँ, मैं बैठूँ, मैं यहीं बैठे रहूंगी, तुम यहाँ जाके बैठ जाओ। तो वो अमेरिकन मैन गुस्से में आ गया कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम एक अफ्रीकन अमेरिकन हो तो यहाँ से हटो। तो फिर जो उसने कहा कि क्यों अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनके कुछ राइट्स नहीं बनते, तो फिर बोला कि नहीं 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 बनते। तो फिर रोजा पार्क्स ने वो मतलब उसको गुस्सा आ गया कि क्यों, हमारे भी राइट्स होते हैं। तो ऐसे ही रोजा पार्क्स हुई, फिर बाकी वुमेन हुई, फिर वुमेन के साथ मेन खड़े होने लग गए। तो ऐसे जो सारे अफ्रीकन अमेरिकन थे वो बाकी अमेरिकन जो थे उनके अगेंस्ट चले गए कि हमें भी
राइट्स चाहिए। तो इससे स्टार्ट हुआ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। तो 1964 का सिविल राइट्स एक्ट ऐसे ही स्टार्ट हुआ था और पूरे चैप्टर में भी जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन मतलब डिटेल्स की चीज़ें थी, वो मैंने बता दिया। अब आते हैं डेफिनेशंस की बात। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी हैं, है ना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हो, वहाँ पे फॉलो करना। वहाँ पे मैं अलग अलग फैक्ट्स, थोड़ी सी मोटिवेशनल कोट्स और कभी कभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स भी डालती हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया चैप्टर 1, फिर मैं चैप्टर 2 और 3 के पास बाद भी आऊँगी, फिर हिस्ट्री भी करेंगे हम, ज्योग्राफी भी करेंगे हम। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल एडीमैट। बाय बाय।